हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी वे डिजिटल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है हमारी विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, देखिए विस्कोसिटी होती क्या चीज़ है। आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा तब आपने क्या करा कि जब सॉलिड बॉडी के ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे थे, सॉलिड बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगा रहे थे तो वो फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही थी, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगा रही थी। वो एक्चुअली चाह क्या रही थी कि सॉलिड बॉडी हमारे उसके अंदर होने वाले डिफॉर्मेशंस को रोक रही थी। यानी सॉलिड बॉडी के अंदर जो होने वाले डिफॉर्मेशंस है उस डिफॉर्मेशंस को रोक रही थी। तो वो पर यूनिट एरिया पे जो डिफॉर्मेशंस रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको अपन ने नाम दिया था स्ट्रेस। सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ पे है फ्लूइड के अंदर कि जब आप किसी फ्लूइड के ऊपर अगर आप क्या लगाते हो, कोई फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशंस हो रहा है उस डिफॉर्मेशंस को रेजिस्टिंग करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अपन ने नाम दिया है सिंपल सा विस्कोसिटी। क्लियर है? चलिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज measures of resistance of fluid to deformation। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस आया है ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि जो आपका फ्लूइड फ्लो करता है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर आपके कोई सरफेस है और इसके ऊपर अगर कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो ये जो सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, हम ये कंसिडर करके चलते हैं या फिर ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा फ्लूइड एक लेयर की फॉर्म में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लेयर की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। ये हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, लेयर की फॉर्म में कंसिडर करके चल रहे। तो होता क्या है कि जब आपका कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती है, मूव करती है, यस ग्लाइड करती है। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये वाली लेयर है, ये इस लेयर, ये वाली लेयर है, इस लेयर के ऊपर वाली लेयर है वो इसके ऊपर चलती है, फिर इसके ऊपर वाली चलती है, इसके ऊपर वाली चलती है, ऐसे एडजेसेंट लेयर जो है वो इसके ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। क्लियर है? और इसी तरह से हमारा फ्लूइड क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, चलो तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से डेवलप हुआ? ये रेजिस्टेंस हमारे जो डिफरेंट लेयर है उनकी वजह से क्या हुआ, डेवलप हुआ, कि जब आपका फ्लूइड मोशन में आएगा तब। क्लियर है? चलिए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको आगे। इट इज ड्यू टू it is due to internal different या internal friction forces, internal frictional forces that developed between different layer of fluids, different layer of fluids when they are forced to move relative to each other। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि विस्कोसिटी है क्या चीज। विस्कोसिटी आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस है उस फ्लूइड के द्वारा लगाया गया उस ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है, जो एडजेसेंट लेयर है। ठीक है, ये किसकी वजह से डेवलप होता है? ये इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि जब आप रोड के ऊपर या कहीं फ्री सरफेस के ऊपर जब आप चलते हो या मूव करते हो तो आपके नीचे की जो सरफेस है, रफ सरफेस है, वो क्या करती है, आपको एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ पे हमारे फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। उस प्रॉपर्टी को अपन ने सिंपल सा नाम दिया विस्कोसिटी और वहां पे अपन ने नाम दिया था फ्रिक्शन। क्लियर है? चलिए
अब हम इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहां पे कंसिडर करा कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इस तरीके से अगर कोई एक फ्लूइड फ्लो हो रहा था, या कोई पाइप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फ्लूइड है, और ये हमारी क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, इसको अपन फ्री सरफेस से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने ये जो सरफेस कंसिडर करी है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो जो फ्लूइड की लेयर है, ठीक है, वो जो लेयर है उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो होगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्या होती है कि हमारी जो सरफेस होती है वो सरफेस के जस्ट टच में होती है। इसके ऊपर वाली लेयर की जब मैं बात करता हूं तो वो इसके कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा वेलोसिटी में होती है उसकी। ठीक है, वो इसके ऊपर मूव करती है। एंड अगेन जब मैं इसके ऊपर वाले की बात करता हूं तो वो इससे ज़्यादा वेलोसिटी से होती है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड होती है उसमें। ठीक है, ऐसे जब मैं आगे ऊपर 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 चेक करता हूं तो इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, एंड सेंटर पे मैक्सिमम होगी। तो वैसे ही मैंने क्या करा, इस कंसेप्ट का मैंने क्या करा, एक सिंपल सा डायग्राम की फॉर्म में एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करा, मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं डेप्थ वेरी कर रहा हूँ या जैसे जैसे मैं हाइट वेरी कर रहा हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भाई जब मैं फ्री सरफेस से जो अपन हाइट कंसिडर कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स ये है कि अगर मैं यहाँ लेता हूँ वेलोसिटी, u ले लिया मैंने वेलोसिटी, और इधर मैं ले लेता हूँ y जिसको मैंने नाम दे दिया डेप्थ। क्लियर है, तो यहां पे वेलोसिटी जीरो है, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और आपका डेप्थ भी बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल जाता है। क्लियर है, एक इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल जाता है। अब मैंने क्या करा, इस वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर मैंने कोई दो लेयर कंसिडर कर ली, मैंने कोई दो लेयर कंसिडर कर लिए। एक लेयर कंसिडर करी है जो कि हमारी, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, एक लेयर कंसिडर करी हमने यहां पे, ठीक है, और एक लेयर कंसिडर करी हमने यहां पे। इट मीन्स मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां पे और यहां पे। ठीक है, इधर अपन ने y कंसिडर करा है, तो जो पहली वाली जो लेयर है उस फर्स्ट लेयर का यहां से यहां तक की जो डेप्थ है वो अपन ने y कंसिडर कर लिया है। एंड जो एडजेसेंट लेयर जो अपन ने कंसिडर करी है, उन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि वो dy डिस्टेंस है। कोई दिक्कत, हमें ये भी पता है कि इसकी वेलोसिटी अगर हमारी यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी अगर u मान लेता हूँ तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ u से ज़्यादा ही होगी। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो हमारी नीचे वाली लेयर है उस लेयर की वेलोसिटी हमने u कंसिडर कर ली है और उसकी वेलोसिटी हमने u प्लस du कर ली है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, एक चीज हमें यह भी पता चल गया है इस एक्सप्रेशन से कि हमारा जो वेलोसिटी है, ठीक है, हमारा जो वेलोसिटी है ये बेसिकली फंक्शन है हमारा y का। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ वेरी कर रहा है हमारा वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है। इट मीन्स ये है, हमें ये पता चल गया, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में कि u इज द फंक्शन ऑफ y, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करा है, सपोज वन लेयर ऑफ फ्लूइड, suppose one layer of fluid is moving with respect to the other layer. Clear? By a velocity is equals to du.
ठीक है। एंड वर्टिकल गैप जो हमने कंसिडर करा था, वर्टिकल गैप बिटवीन टू लेयर बी dy, ठीक है। देखिए हमें यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है कि एक तो अपन ने dy कंसिडर करा है उनका वर्टिकल गैप, और दूसरी चीज ये है कि हमने जो वेलोसिटी कंसिडर करी है अपर लेयर की, वो हमने dy वेलोसिटी ज्यादा कंसिडर करी, मतलब ज्यादा है रेस्पेक्ट टू द अदर लेयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब देखिए जो ऊपर वाली लेयर है ना, जिसका डायग्राम मैंने इधर साइड में बनाया है, ये जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं अपर लेयर, और नीचे वाली जो लेयर है इसको अपन बोल सकते हैं लोअर लेयर, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एज कंपेयर टू द लोअर लेयर में ज़्यादा स्पीड में होगी, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि भाई ये हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो एक नीचे वाली लेयर के ऊपर ग्लाइड कर रही है, यानी स्लाइड कर रही है इसके ऊपर, तो ये फास्टर है, या फास्टर मूविंग लेयर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, फास्टर मूविंग लेयर। और ये जो है हमारा स्लो मूविंग लेयर है। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऊपर वाली लेयर आपकी क्या कर रही है, इसके ऊपर आगे की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी है u प्लस टी, और इसकी वेलोसिटी है हमारी ओनली u। तो ये जो है ये स्लो है, यानी ये स्लो है और ये फास्ट है, तो होगा क्या कि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है, नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्या लगेगा, शेयर फोर्स लगेगा, और शेयर फोर्स लगेगा तो आपको पता है कि कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नीचे वाली लेयर की वजह से इस लेयर के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर क्या जनरेट होगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो कितना होगा, टाउ जनरेट होगा। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे खिसकाना जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भले उसको बोलेंगे भाई तू भी चल मेरी इतनी स्पीड से, u प्लस डी स्पीड से तू भी चल, लेकिन वो नहीं चल पाती है, तो उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए, ठीक है, ये भी हमारा टाउ ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये लेयर आपकी वही है जिसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैं नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर के कंपैरिजन में क्या होगी, फास्टर मूव करेगी, ठीक है। अपर लेयर which is moving faster and tries to draw the lower slowly moving layer, along with it। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट,
सिमिलरली सेम टू सेम क्या होगा, अब आपको ये चीज पता चल गई कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को क्या कर रही है, आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो नीचे वाली सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है, और वहां पे क्या जनरेट होगा। अब आपको भी पता है कि अगर किसी सरफेस के अलोंग अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो उस सरफेस के अलोंग एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर एक्शन करोगे तो वो आपका रिएक्शन 100% है, देगा ही देगा। आप किसी को थप्पड़ मारोगे वो आपको पक्का थप्पड़ मारेगा, ठीक है। Similarly, as a reaction to this lower layer, and tries to retard the upper layer, ठीक है। रिटार्ड मतलब आप उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो नीचे वाली लेयर क्या करती है, ऊपर वाली लेयर को क्या करने की कोशिश करती है, रिटार्ड करने की कोशिश करती है, उसका रिटार्डेशन करती है, मतलब उसके एक्सेलरेशन में कमी आना, ठीक है ना। जब आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कम होती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या लगा रही है भाई, रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन करवा रही है, एक उसको एक्सेलरेट करवा रही है, एक उसको रिटार्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक दूसरी लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं तो शेयर फोर्स लग रहा है, तभी वो लेयर क्या कर रही है, रिटार्ड हो रही है। जब शेयर फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन दो लेयर के बीच में क्या एग्जिस्ट होगा, शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सो thus there exists a shear between two layer, ठीक है, जो कि मैंने आपको फिगर के अंदर बता दिया अच्छे से। अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक छोटा सा कंसिडरेशन करता हूं, ठीक है। मैंने माना कि जो फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी यहां पे अपन ने u कंसिडर करी है, ठीक है। एंड इधर हमने क्या कंसिडर करा था, y कंसिडर करा था। तो जो सेकंड लेयर है वो लेयर आपकी यहां है, ठीक है। उस लेयर की वेलोसिटी यहां पे थी u प्लस डी, ठीक है। दोनों लेयर की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ ओनली। तब हुआ क्या कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना, जो हमारी फास्ट मूविंग कर रही है, इस लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाली लेयर किसी भी dt टाइम के ऊपर या किसी भी t टाइम के ऊपर, आपको पता है कि ऊपर वाली लेयर क्या है, फास्ट मूव कर रही है। तो अगर इस जो लोअर वाली लेयर है, अगर हमारा फ्लूइड का पार्टिकल अगर मान लिया कि अगर वो यहाँ पे इस ओरिजिन पे, तो इसका फ्लूइड का पार्टिकल जो है या ये वाली लेयर है वो बहुत आगे जा चुकी होगी। मान लिया मैंने कि वो इतनी आगे चली गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर इससे फास्ट मूव कर रही है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली दिखती बात है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि इसमें जो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है या गैप जो है, क्योंकि ऊपर ज्यादा मूव कर रही है ना, मान लिया कि भाई एक यहाँ पे एक लड़का मूव कर, मतलब फास्ट मूव कर रहा है, और एक यहाँ पे एक लड़का मूव कर रहा है या भाग रहा है, रेसिंग कर रहा है। तो ये वाला लड़का अगर तेज भाग रहा है तो ऑब्वियसली दिखती बात है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप आएगा। वो गैप जो है वो मैंने मान लिया डी है, क्लियर है, ठीक है। ये किसी भी dt टाइम के अंदर कंसिडर करा, ये कोई भी स्मॉल इंटरवल के अंदर बात करा, मैंने पर्टिकुलर हमेशा के लिए नहीं बात करा, ठीक है ना, ठीक है। तो जो आपने कंसिडर करा है वो कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया भाई, सिंपल सा है। इन
टाइम dt in time dt, the top layer will move with respect to the bottom layer by a distance dA। ठीक है, ये जो dA डिस्टेंस है, ये dA डिस्टेंस ही हमने क्या करी है, कंसिडर करी है, जो कि क्या है हमारी उस डिस्टेंस जो लोअर वाली लेयर है उस लोअर वाली लेयर से ज़्यादा डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता चल गया कि भाई dt टाइम के अंदर वो dA डिस्टेंस ज़्यादा आगे मूव कर रहा है, तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है और टाइम पता है, तो क्यों ना हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या वेलोसिटी अगर हमारे को पता है, अगर ऊपर वाली लेयर की नीचे वाली लेयर के अंदर कितना डिफरेंस है, ओनली du वेलोसिटी का ही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा dA हुआ है और टाइम कितना लगा है, dt लगा है, और वेलोसिटी कितनी थी भाई, चेंजेस du थी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि du इज इक्वल्स टू du dt इज इक्वल्स टू dA, यानी ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक लेयर जो दूसरी वाली लेयर के ऊपर जो फास्ट मूव कर रही है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है या कितनी डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है हमारा लेयर, तो वो इतना मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, हम बोल सकते हैं dA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, du इंटू dt। बहुत इजी एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जब हमारा फ्लूइड एलिमेंट या जो भी हमारी लेयर है, अगर dt टाइम के अंदर अगर उसने dA डिस्टेंस कवर कर ली है, तो ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा जब लेयर, ठीक है, इस लेयर से इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में कितना उसमें डिफॉर्मेशंस हो गया, जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशंस। ठीक है, डी थीटा कि उसमें इतना चेंजेस आया। या फिर आप इसको, आपका जो स्ट्रेस और सस्टेन है जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर्म के अंदर, वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके कंसेप्ट को भी कंसिडर करके कि हैंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेयर स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, ये है हमारा dA और ये है हमारी dy। ठीक है, और ये d थीटा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन से, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इट मींस dA डिवाइडेड बाय dy। ठीक है, इसको आप d थीटा के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका शेयर स्ट्रेन का कंसेप्ट है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं मैं। डी थीटा इज इक्वल टू था हमारा dA अपॉन dy, और यहाँ पे dA की वैल्यू पुट कर देता हूं du इंटू dt, और नीचे बचेगा आपका ओनली dy। ठीक है, अब मैंने क्या करा, dt को d थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, उधर ट्रांसपोज कर दिया। तो अब होगा क्या, d थीटा डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर, du डिवाइडेड बाय dy। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये d थीटा अपॉन dt है क्या चीज है, d थीटा अपॉन dt है हमारा कि जो हमारा शेयर स्ट्रेन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि ये हमारा रेट है चेंजेस का, किसका, शेयर स्ट्रेन का। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन यानी डी थीटा अपॉन डी टी। एंड सिमिलरली यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट। ठीक है,
आपने ग्रेडियंट पढ़ा होगा, स्लोप, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है आपका कि डी यू अपॉन डी वाई, कि x अगर इतना बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा। तो इधर बचेगा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे डी यू अपॉन डी वाई को, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन है जो कि डी थीटा अपॉन डी टी है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा टॉपिक है कि अगर कोई भी फ्लूइड जिसमें आपका जो डिफॉर्मेशंस है, आपके फ्लूइड के अंदर जो भी आपका डिफॉर्मेशंस है या रेट ऑफ जो डिफॉर्मेशंस है वो अगर लीनियरली प्रोपोर्शनल है हमारे शेयर स्ट्रेस के, मतलब जो डिफॉर्मेशंस हो रहा है वो डिफॉर्मेशंस या रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस अगर शेयर स्ट्रेस के क्या है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन अगर लीनियर है, तो ऐसे फ्लूइड को हमने नाम दे दिया है न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि ये न्यूटन्स ने ही क्या करा यहाँ पे, इस फ्लूइड का यहाँ पे एक्सप्रेशन को बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ या द फ्लूइड for which the rate of deformation की बात कर रहा हूं, मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी की बात कर रहा हूं, है ना। द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियरली बोल सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, लीनियरली proportional to the shear stress is called न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। यानी ऐसे जिस फ्लूइड्स के अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस आपके शेयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं, ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। अदरवाइज ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो। इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि द फ्लूइड फॉर विच द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर है। तो यहां पे न्यूटन्स ने एक सिंपल सा लॉ दे दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि भाई न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होंगे, फर्दर हम वैसे न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन का डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। इसके एग्जाम्पल्स है वाटर, एयर एंड गैसोलीन एटसेट्रा, ठीक है। आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन से फ्लूइड को अपन न्यूटोनियन एंड कौन से फ्लूइड को अपन नॉन न्यूटोनियन बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बात करता हूं कि इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं, इस डेफिनेशन से मैं अगर क्या करूं, मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेशन बनाता हूं, तो क्या कह रहा है एक्सप्रेशन कि भाई जो हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या था भाई, हमारा डी थीटा अपॉन डी टी, और जो हमारा शेयर स्ट्रेस क्या था भाई, हमारा टू था। तो हम ये बोल सकते हैं दस फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड the tau is directly proportional to the d theta upon dt। बोल सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपका जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के,
ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, या फिर ऐसा भी बोला सकता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशंस के, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। आपका ये जो कुछ बुकों के अंदर इस फॉर्म में भी लिखा जाता है डेफिनेशन से, द फ्लूइड फॉर विच द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली या लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में भी बोला जा सकता है, इसकी टर्म में भी बोला जा सकता है। तो मैंने आपको ऊपर प्रूफ करा दिया है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और आपका जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमारा टाउ क्या चीज है। टाउ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या है भाई, हमारा ये शेयर स्ट्रेस है। क्या है, शेयर स्ट्रेस है एंड अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, जो कि हमारे उस फ्लूइड के मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करता है। नीचे वाली लेयर क्या करती है, ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है ना, कभी तू फास्ट मूव मत कर। opposing the movement of fluid। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम क्या डी थीटा अपॉन डी टी को क्या डी यू अपॉन डी वाई के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो दोनों बराबर ही होता है। तो हमने लिख दिया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी यू अपॉन डी वाई, अदर फॉर्म के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करा है, टाउ इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोबेबिलिटी का साइन हटाया तो यहां पे एक कांस्टेंट आ गया म्यू। ठीक है, एंड डी यू अपॉन डी वाई। ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करें कि भाई ये जो हमारा म्यू है, ये म्यू है क्या चीज है। ठीक है, क्या है म्यू, ये आपका शेयर स्ट्रेस है। क्लियर है, ध्यान रखना है ना, टाउ क्या हमारा शेयर स्ट्रेस है। चलिए अब बात करते हैं अपन इस कांस्टेंट के बारे में, या प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। म्यू को देखो आप बोला जा सकता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, क्या बोला जा सकता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। दूसरा आप इस तरीके से बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इसको बोला जा सकता है डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्या बोला जा सकता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका म्यू का वैल्यू निकालना है तो सिंपल सा है भाई, क्या करना है, सिर्फ ओनली ट्रांसपोज ही तो करना है आपको। क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, ये क्या कहलाएगी, हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाएगी। तो आपको ये चीज, ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो म्यू है यानी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। बात करते हैं भाई यूनिट की, तो बहुत सिंपल है यूनिट, तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं। देखिए क्या होगा इसका यूनिट, टाउ स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, बच्चा बच्चा जानता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय, ये क्या है भाई, आपने पढ़ा है टाउ डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई, यह होता हमारा क्या, विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। तो टाउ की तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये है हमारी वेलोसिटी जो कि होती है हमारी क्या, मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या हमारी डेप्थ है, तो डेप्थ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। चलिए तो एक्सप्रेस इसको लिख देते हैं अपन इजीली, क्या हुआ ये, मीटर पर सेकंड, और इसके नीचे भी क्या है भाई हमारा मीटर। चलो इसको सिंपल सा रिजॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। इधर आया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा हमारा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू मीटर। इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या आपका, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इनटू क्या होगा, सेकंड आपका ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली 1/2 सेकंड बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 सेकंड बचेगा, जो ऊपर चला जाएगा सेकंड, तो सेकंड डिवाइडेड बाय 1। इट मीन्स ये है कि आपका जो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है एसआई, वो है हमारी क्या,
न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आप इसको एमकेएस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमकेएस फॉर्म में क्या होगा, एमकेएस की फॉर्म में, ये हमारा एसआई सिस्टम में एमकेएस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एमकेएस की फॉर्म में लिखेंगे आप किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एमकेएस में लिखना है तो एमकेएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, न्यूटन, 1 न्यूटन कितने किसके बराबर होता है भाई हमारा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हुआ और एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या हमारा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक और यूनिट है जिसको अपन बोलते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। हम जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, 1 पास्कल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो ऊपर वाली यूनिट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये भी एक हमारी क्या है, यूनिट है। ठीक है, किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है, अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये जो 1 पास्कल है ये हमारे कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये हमारे कितने पास्कल के बराबर होता है, तो अगर कन्वर्जन आता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिख देता हूं मैं, वेर 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है हमारे किसके, 10 पॉइज के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 पॉइज किसके बराबर होगा, तो आप 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, या फिर 1 पॉइज किसके बराबर होगा तो या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर क्या करो, आप कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, अब एक नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको, वो नोट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान में रखना। क्या है भाई नोट, गांधी जी वाला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नोट ये है, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी मैंने यहां पे विस्कोसिटी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बताई। ठीक है, आपको पता होगा या नहीं पता तो हम कहां से पता होगा, हम बताए नहीं तो कहां से पता होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो अपन जब इसके आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी का किस तरीके से वेरिएशन होता है, तो उसके वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर बताया, तो ये टेम्परेचर के ऊपर ही इसकी ये वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, विस्कोसिटी होगी, सॉरी। ठीक है, कितनी होगी, 20 डिग्री सेल्सियस पे, डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये होगी हमारी 1.002 सेंटीपॉइज। और अगर मैं बात करता हूं डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर सेम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितना होगा, 0.0183 सेंटीपॉइज। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो लगभग आपकी वाटर की जो विस्कोसिटी है या डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो लगभग उससे क्या है, एयर की विस्कोसिटी से 50 गुना होती है। तो आपको ये याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है कि जो हमारी वाटर की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज अप्रॉक्स 50 times that of air। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो अभी अपन ने पढ़ा है ये हमारा क्या था, डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
ठीक है। देखिए जब बात करते हैं अपन कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, अगर ये यहाँ मैं बात करता हूँ कोई फ्लो की बात करता हूँ, ठीक है, अगर कोई फ्लो है, अगर वो फ्लो अगर कोई दो प्लेट्स के बीच में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, कोई दो प्लेटों के बीच में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप बहुत कम हो, मतलब नेरो हो। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं जैसे फैन के अंदर आपने बियरिंग देखी होगी तो उसके बीच में ग्रीस भरा जाता है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी जैसे मशीनरी पार्ट देखा होगा, तो होता क्या है कि एक लेयर दूसरे लेयर, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर मतलब क्या करता है, मूव करता है या स्लाइड करता है, तो उसके बीच में क्या भरा हुआ रहता है, उसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो दो प्लेट के बीच में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, दो प्लेट के बीच में मूव कर रहा है। इट मीन्स मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि उस लेयर के लिए, उस पर्टिकुलर लेयर के लिए हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड है उस फ्लूइड की थिकनेस क्या है, बहुत छोटी है। तो मैं यहां पे पहले हेडिंग डाल देता हूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, क्या डालता हूं हेडिंग, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए इफ द, जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया वही मैं आपको क्या कर रहा हूं, नोट डाउन करवा रहा हूं। इफ द if the flow taking place if the flow taking place between two parallel plates, between two parallel plates and the gap between the plate is very narrow, क्या करा भाई कि जो हमारा गैप है जो है वो गैप क्या है हमारा, बहुत छोटा है, ठीक है। सो we will assume that the velocity gradient to be कांस्टेंट, क्योंकि जो आपका गैप है यानी dy जो है वह बहुत कम है, ठीक है। इसको डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकता हूँ। इधर हमने क्या कंसिडर करा था, वेलोसिटी कंसिडर करा था u, और इधर हमने कंसिडर करा था डेप्थ y, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर कंसिडर करी थी जो कि हमारी u थी, और यहाँ पे एक लेयर कंसिडर करी थी जो कि हमारी u प्लस du थी। ये जो गैप था ये हमने dy कंसिडर करा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना ये जो, ठीक है, क्योंकि ये गैप कम होने की वजह से ये जो स्लोप है इस स्लोप में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताया मैंने आपको क्या है, ये स्लोप क्या है, du अपॉन dy, यानी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप du अपॉन dy जो है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका जो कर्वेचर है ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं, बहुत कम टाइम के ऊपर या बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर ही हमने दूसरी लेयर कंसिडर करी, क्योंकि थिकनेस कम है ना, आपने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि आपका जो थिकनेस है वो कम है। तो यहाँ पे अपन ने ये क्या कर लिया, इसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। if
however the gap if however the gap is large, और यदि अगर हमारा जो गैप है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, देन हमारा डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा, वेरिएबल होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपका कर्व बनेगा और हमारा कर्व के ऊपर हमारा क्या होगा, टेंजेंट। अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सा, ये इस तरीके से कर्व बने। अगर मैं इतने से पार्ट के लिए बात करता हूँ तो ये इतना सा पार्ट तो एक तरीके से स्ट्रेट ही हुआ ना, तो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए ज़्यादा स्लोप में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट के लिए बात करूँगा तो होगा क्या कि आपका स्लोप बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा स्लोप चेंज होगा। समझ में आया? ठीक है। If however the gap is large, the du upon dy will be variable। क्लियर है? एंड अब हम बोल सकते हैं hence the viscous shear will also vary। ऑब्वियसली दिखती बात है कि विस्कस जो शेयर होगा वो वैरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गैप है वो बढ़ गया, ठीक है। एंड हेंस विस्कस शेयर विल ऑल्सो वेरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। ठीक है, द काइनेमेटिक viscosity is equals to the dynamic viscosity divided by density। ये प्रॉपर्टी हमारे को अच्छे से पता है, ये प्रॉपर्टी हमारे को अच्छे से पता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से और उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू आपने पढ़ा है, ठीक है, ये न्यू है, इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, NEU, न्यू। क्लियर है? इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, ये रो है, ध्यान रखना, डेंसिटी वाला। बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है। किस तरीके से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ किस तरीके से निकाला मैंने ये। म्यू की यूनिट क्या थी, म्यू की यूनिट थी हमारी न्यूटन एंड मीटर पर सेकेंड इज, सॉरी म्यू की यूनिट थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड में हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी की यूनिट क्या थी भाई हमारी, हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल सा, न्यूटन को चेंज करते हैं तो क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अभी मैंने सिर्फ ओनली ये न्यूटन को चेंज किया है ना, ये हमारा न्यूटन है, ध्यान रखना। एंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट करा, ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारा, किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू मीटर, और नीचे बचेगा हमारा क्या, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, नंबरेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये होगा हमारा किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू मीटर, ये डिवाइडेंड आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हुआ, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, वही यूनिट मैंने यहाँ लिखा है।
तो बहुत इजी है इसका यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट निकालना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसकी यूनिट है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। 1 स्टॉक जो कि बराबर होगा हमारे 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10⁴ होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। एक नोट लिखेंगे कि जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वाटर की एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है हमारी 0.01, ठीक है। हम कंपैरिजन करेंगे एयर के साथ में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी है? 0.01 स्टॉक। लेकिन बात करता हूं मैं एयर की, ये न्यू है, ध्यान रखना है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0.15 स्टॉक। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, thus काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज अप्रॉक्स 15 टाइम्स या 15.2 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। मतलब वाटर से 15.2 गुना ज्यादा होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्लियर है। और डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एयर, कितनी? 50 टाइम्स, ठीक है। आई होप ये आपको डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी अच्छे से समझ में आया होगा।